जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 19। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और कई बच्चों के मन में भ्रांतियां रहती हैं, ये डाउट्स रहते हैं कि अनुच्छेद 19 वो उसमें 7 आर्टिकल हैं या 6 आर्टिकल हैं। तो वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 19 में पहले भी ये 6 जगह था और आज भी ये 6 जगह है। आपको बाद में पता चलेगा कि ये 7 क्या चीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 को हम 6 खंडों में बांटते हैं। किस प्रकार? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(5) और अनुच्छेद 19(6). ये 19 के आगे जो 1 से लेकर 6 तक आप संख्या देख रहे हैं, इन्हें हम खंड कह सकते हैं या खंड कहते हैं। अब आपने इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे चलना है। अब मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ, अनुच्छेद 19(1) और 1 के आगे स्मॉल a बनाता हूँ, अंग्रेजी का छोटा a, या उसके स्थान पर मैं हिंदी का क भी लिख सकता हूँ। तो इस अनुच्छेद को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? अनुच्छेद 19 खंड 1 का उपखंड क, इस प्रकार से ये पढ़ा जाता है। तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसको पहले आप किस तरह से पढ़ेंगे उसकी रूपरेखा समझें। जिन्हें आप कहते हैं कि अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वो केवल अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत आती हैं। आप बहुत ध्यान से सुने मेरी बात। जो आपने पढ़ा है 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 खंड 1 में है। अनुच्छेद 19(1) ही 7 जगह बटा है। अब ये 7 क्या हैं? जो कैसे लेकर और आपके 6 और 6 तक जाते हैं, ये तो ये उपखंड हैं, ये सब क्लॉज हैं। अब आइए हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 19(1) के जो उपखंड हैं उनका संबंध अनुच्छेद 19(2) से 6 जो युक्ति युक्त निर्बंधन है उनसे किस प्रकार है। अब अनुच्छेद 19(1) का क, इसके अंतर्गत है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की स्वतंत्रता या 2 शब्द लिखे हैं, एक लिखा है भाषण और एक लिखा है अभिव्यक्ति। इसे हम भाषण के स्थान पर कुछ किताबों में हम इसे वाक भी पढ़ते हैं, वाक की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। अब वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या अलग अलग होती हैं या एक ही है? एक होती हैं या अलग होती हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ी कौन सी है या किसका क्षेत्र व्यापक है। तो भाषण की या बोलने की स्वतंत्रता एक सीमित है, मतलब इसका जो क्षेत्र है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपेक्षाकृत संकुचित है, छोटा क्षेत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़े आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर बोल नहीं सकता या बिना बोले वो अपने विचार रखना चाहता है तो कई प्रकार से रख सकता है, जैसे लिखकर, विज्ञापन में, और भाव से, या कोई रंग प्रदर्शन करके,
हाथ पे पट्टी बांध के, काली पट्टी बांध के जिस प्रकार विरोध करते हैं, तो बिना बोले अपने विचार रखना, ये सारी चीज़ें अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं, एक्सप्रेशंस व्यक्ति के। तो भाषण की स्वतंत्रता केवल बोलने से संबंधित है और अभिव्यक्ति इसका एक व्यापक क्षेत्र है, जबकि भाषण की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के ही अंतर्गत आती है। तो दोनों में आपने अंतर समझा होगा, भाषण और अभिव्यक्ति। अब हम एक केस को ध्यान से पढ़ेंगे। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, उस केस का नाम है इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ के केस में अनुच्छेद 19(1) का क यानी अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क में अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता को निहित माना है। आपको मैं बता दूं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस जैसा शब्द संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में नहीं लिखा है। अभिव्यक्ति शब्द की जो भावना है, उसका जो अर्थ है, उसी के अंतर्गत ये शब्द आता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1985 इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ के केस में कहा था। चूँकि हम जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और ये आत्यांतिक अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है इसका। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनेंगे। जो मतदाता, जो आपका मतदान का जो अधिकार होता है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है और इसके ऊपर कभी हम और चर्चा करेंगे, मतदान का जो अधिकार होता है। अब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और बारीकी से जानेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो अपने विचारों को किसी मैगजीन के माध्यम से, किसी समाचार पत्र के माध्यम से या किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे तरीक़ों से रख सकता है सरकार के सामने या राज्य के सामने, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। अब हम क्या क्या नहीं बोल सकते और किस किस चीज़ की अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते, इस चीज़ को अनुच्छेद 19(2) में बताया गया है। ध्यान से सुने। अनुच्छेद 19(1) का क आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जबकि आप अनुच्छेद 19(2) में ये बताया गया है कि आप क्या नहीं बोल सकते और किस चीज़ की आपको अभिव्यक्ति करने का अधिकार आपको नहीं है। तो हम उन पे चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है, ये अनुच्छेद 19(2) के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको कनेक्ट दिख रहा होगा अनुच्छेद 19(1) के कैसे। भारत की सुरक्षा और व संप्रभुता, मतलब भारत की जो सुरक्षा है और संप्रभुता है, आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, ना उसके खिलाफ आप कोई अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने भाव को रख सकते हैं। आप इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे न्यायालय की अवमानना हो। दूसरा, किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कह सकते। जैसे आपने किसी को गाली दी और आप गाली देने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) के अकॉर्डिंग, या वाक करने की स्वतंत्रता है, तो इससे मानहानि होगी। तो इसको हम आईपीसी में पढ़ते हैं, आईपीसी की धारा 509, 510 के अंतर्गत। तो आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, तो आप क्या क्या कार्य नहीं कर सकते अभिव्यक्ति का नाम लेकर, अभिव्यक्ति की आड़ में, उस चीज़ को अनुच्छेद 19(2) में बताया गया है। अब इसी को कह देते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन।
युक्ति युक्त शब्द जो है उसको बहुत ध्यान से हम देखेंगे तो शब्द है युक्ति युक्त, अर्थात युक्ति से युक्त। निर्बंधन के ऐसी रोक, ऐसे बंधन जो आपकी स्वतंत्रता पर लगाए जा सकते हैं। अब और क्या, किसके आधार पर हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं? लोक व्यवस्था। अगर लोक व्यवस्था का मामला है तो आपको अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। विदेशी राज्यों से जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं इसके आधार पर, शिष्टाचार और सदाचार के आधार पर, और अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन का क्या मतलब है? अपराध उद्दीपन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने अनुच्छेद 19(1) के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता है और आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कोई व्यक्ति अपराध करने की स्थिति में आ गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जिससे अपराध कारित हो। तो इस चीज़ को भी यहाँ सीमित किया गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अनुच्छेद 19(1) का संबंध अनुच्छेद 19(2) से किस प्रकार है। अनुच्छेद 19(2) में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आप बोलने की आड़ में नहीं कर सकते, और अनुच्छेद 19(1) का कै ये बताता है कि आप बोलने का अधिकार रखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो स्वतंत्रता है हमारी वो है अनुच्छेद 19(1) या स्मॉल b। अब अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है कि आप शांतिपूर्ण व हथियार रहित, और हथियार रहित के लिए कुछ किताबों में एक शब्द लिखा है निरायुध। निरायुध। अब निरायुध शब्द जो है अगर आप इसे तोड़ोगे तो एक शब्द है निहि प्लस आयुध। आयुध कहते हैं अस्त्र शस्त्र या युद्ध लड़ने की जो सामग्री होती है उसे कहा जाता है आयुध। निरायुध सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) स्मॉल b या ख कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, यानी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सम्मेलन किस प्रकार होना चाहिए? एक तो शांतिपूर्ण हो, मीटिंग हो आपकी शांतिपूर्ण हो, और उसमें कोई व्यक्ति हथियार लेकर ना आए। तो आपको मीटिंग करने का अधिकार है अनुच्छेद 19(1) b या ख के अकॉर्डिंग। अब इस अनुच्छेद पर क्या क्या रोक लगाई गई हैं हम उन्हें देखते हैं। अब रोक लगाने के लिए किस अनुच्छेद पे जाना पड़ेगा? अनुच्छेद 19(3). ठीक है। अब अनुच्छेद 19(3) क्या कहता है कि आप भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए और लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मीटिंग या अपना सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अगले स्वतंत्रता पर आता हूँ, अगले उपखंड पर अनुच्छेद 19(1) स्मॉल c या ग। तो आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में संगम या संघ बनाने का अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार क्या है? ये यूनियन है, जैसे आपने नाम सुना होगा मजदूर यूनियन, छात्र यूनियन, किसान यूनियन। जितने भी ये यूनियन होती हैं, जो संघ होते हैं, इसी अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 19(1) स्मॉल c संविधान का सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता देता है कि वो अपना संगम बनाए या संघ बनाए या यूनियन बनाए। संगम और संघ
यूनियन के संबंध में आया है, जबकि संघ का अर्थ कई मायनों में कई स्थान पर अलग अलग है, लेकिन यह संगम या संघ का अर्थ यूनियन है। अब इस पर रोक है कि किस प्रकार का आपका संघ होना चाहिए ये बताया गया है, और किस प्रकार का संघ नहीं हो सकता ये बताया गया है अनुच्छेद 19(4) में। यानी वो संघ आपका भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध ना हो, कोई आतंकवादी वो यूनियन आपकी ना हो, सदाचार में रहकर चले, भारत की लोक व्यवस्था को ध्यान में रहकर चले, भारत की संप्रभुता और अखंडता को वो हानि या नुकसान ना पहुंचाए। मतलब कि आपका जो यूनियन है, आपका जो संगठन है, वो आतंकवादी प्रकृति की ना हो, देश को कहीं ना कहीं से अगर वो नुकसान पहुंचा रही है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो वो गैरकानूनी है। बाकी आप संगठन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, और आप देखते भी हैं कि यूनियन बनती भी है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद, अब इसमें एक चीज़, आगे चलने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखें। अनुच्छेद 19(1) ग या स्मॉल सी जो है, इसमें एक अनुच्छेद मतलब एक बात और जोड़ी गई। वो क्या है? मतलब अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया, एक लाइन और ऐड की गई। वो आपकी ऐड की गई 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकार में हुआ था ये, तो 97वां संविधान संशोधन लाया गया और सहकारी समितियों को इसमें शामिल किया गया था। 97वें संविधान संशोधन के तहत इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया। संविधान में आप इसे सहकारी समिति को आप संविधान के अनुच्छेद 43 ख में देख सकते हो, और संविधान के अनुच्छेद, पहले संविधान के भाग 43 अनुच्छेद 43 ख में देख सकते हो, ये भाग 4 में आता है। और एक संविधान का नया भाग जोड़ा गया, उसे कहते हैं अनुच्छेद 9(b). जो अनुच्छेद आपका जो भाग 9 है, जो भाग 9(b) है, वहाँ मिलेगा, और ये मिलेगा आपको 243 ZH के बाद में, और ये ZT तक मिलता है आपको। तो ये सहकारी समितियाँ जो है गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, आपको नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, और आपको संविधान के भाग 9(b) में मिलता है। इसको यहाँ मूल अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में भी लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(1) स्मॉल d या इसको घ भी बोलते हैं। इसमें क्या है? संचरण का अधिकार। अब संचरण का मतलब क्या है? और संचरण के साथ में एक शब्द और मिलेगा आपको बुक में, अबाध्य संचरण, मतलब बिना बाधा के। संचरण का मतलब है घूमना, विचरण करना, कि पूरे भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र में, जहाँ जहाँ भारत का राज्य क्षेत्र है, और खाली वो स्थल वाला नहीं, जल वाला भी, जहाँ तक भारत का जल सीमा है भारत की, वहाँ तक आप विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आप सोचेंगे फिर तो हम कहीं भी जा सकते हैं भारत में। तो इसका माने, इस लाइन का माने यहाँ यही है कि आप भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध्य रूप से बिना बाधा के घूम सकते हैं। लेकिन इस घूमने पर भी लगाम लगाई गई है, और उचित लगाम है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन वो लगाम लगाई कैसे है और कहाँ लगाई गई है, हम इसको ध्यान से देखते हैं। अनुच्छेद 19(5) युक्ति युक्त निर्बंधन क्या कहते हैं? अनुच्छेद 19(5) में लिखा है कि अनुच्छेद 19(1)(4) के तहत अबाध्य रूप से जो संचरण का अधिकार है, उस पर रोक लगाई जाएगी। किस आधार पर? कि किसी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की यदि बात है और उनके संरक्षण की बात है, तो वहाँ पे व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाएगा, और साधारण जनता के हित में। तो अब इस किताबी बात को मैं आपको बहुत सरल ज़बान में समझाता हूँ कि मान लीजिए कहीं जनजातीय क्षेत्र है। अभी आपने अगर नाम सुना हो तो अंडमान निकोबार में एक द्वीप है
सेंटिनल द्वीप, वहाँ पर सेंटिनल जनजाति पाई जाती है, सेंटिनली जनजाति। अब वो जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वहाँ पे जाना प्रतिबंधित है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। अब यदि ऐसी जगह जहाँ जाना प्रतिबंधित है, जहाँ ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, अब वहाँ पे यदि कोई जाता है तो वो एक तो गैर कानूनी कार्य है वहाँ जाना, और यदि जाता है तो उसकी वो स्वयं की जिम्मेदारी होती है। तो यदि सरकार आपको वहाँ जाने से रोक रही है तो उसका यही कारण है कि आपकी जान की सुरक्षा, आपकी जीवन की सुरक्षा सरकार की है, और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी भी सुरक्षा सरकार की है। तो आप ऐसी जगह जहाँ जाना प्रतिबंधित है वहाँ नहीं जा सकते। ये बात अनुच्छेद 19(5) में है, और इसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 19(1) घ से भी है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 19(1) ई या अंगा। ये क्या कहता है? भारत में किसी भी भाग में नागरिक को निवास करने का या बसने का अधिकार है। यानी जहाँ जहाँ भारत का राज्य क्षेत्र है, आप वहाँ जाके कहीं भी बस सकते हो, रह सकते हो, कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर। तो क्या ऐसा वास्तव में सही बात है कि हम हर जगह रह सकते हैं? तो हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन कहाँ हम नहीं रह सकते, इसके लिए युक्ति युक्त निर्बंधन या युक्ति युक्त जो प्रावधान है, जो लगाम लगाई गई है, वो भी अनुच्छेद 19(5) में है। तो अनुच्छेद 19(5) में जो युक्ति युक्त निर्बंधन है वो 2 अनुच्छेदों के हैं, एक अनुच्छेद 19(1) डी और एक अनुच्छेद 19(1) ई। अब 19(1) ई का जो युक्ति युक्त निर्बंधन है वो क्या है कि आप ऐसे क्षेत्रों में जाकर नहीं बस सकते, रह सकते, घर बना सकते जहाँ जनजातियों का क्षेत्र है, जहाँ सरकार ने बसने के लिए प्रतिबंधन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद 19(1) 6, या हमारा इसे हम कह सकते हैं अनुच्छेद 19(6). अब चूँकि ये छठे स्थान पे, तो हम इसे 6 को जी भी कह सकते हैं, स्मॉल जी। अब स्मॉल जी, इस पे आप देख रहे होगे तो ये संपत्ति का अधिकार है, सॉरी संपत्ति का अधिकार कह रहा हूँ, जी कह रहा हूँ, एफ, ये आपकी व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब व्यापार करने की स्वतंत्रता या कोई भी आजीविका चलाने की, वृत्ति चलाने की स्वतंत्रता आपकी। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है। अब इसमें आपको 2 शब्द लिखे हुए मिलेंगे, उपजीविका, जीविका, व्यापार, व्यवसाय। कोई भी व्यक्ति कोई भी वृत्ति अपना सकता है। अब यहाँ वृत्ति शब्द है, उपजीविका है आपके आर्टिकल में लिखा हुआ, और व्यवसाय है और व्यापार है। इनके हाल तो अगर मोटा मोटी बात करें तो इसका अर्थ अपना बिजनेस करने या व्यापार करने से ही है, लेकिन शाब्दिक अर्थों का खेल है। वृत्ति का अर्थ अलग है, व्यापार व्यवसाय अलग है। मतलब ऐसी चीज़ जो आप अपनी जीवन चलाने के लिए कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी पेशा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं अनुच्छेद 19(1) एफ कह सकते हैं, या इसे 6 कह सकते हैं। अब इस पे क्या युक्ति युक्त लगाम लगाई गई हैं? वो लगाम लगाई गई हैं हमारी अनुच्छेद 19(6) में, कि जैसे हम ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जो गैर कानूनी हो, जैसे मादक पदार्थों का व्यापार, ड्रग्स का व्यापार, नशीले पदार्थों का व्यापार हम नहीं कर सकते, और हम नशीली दवाइयों का व्यापार नहीं कर सकते, गैर कानूनी जो चीज़ें हैं उसका व्यापार नहीं कर सकते। और मानव अंग, अगर कोई मानव अंग की खरीद बेच करता है, तस्करी करता है, और ये कहता है कि जी हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19(1) एफ के अकॉर्डिंग, और हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, तो उस अनुच्छेद 19(6) ये कहता है
कि आप हर कोई व्यापार नहीं कर सकते। जैसे महिलाओं की जो ख़रीद फ़रोख्त होती है ना, बच्चों को जो ख़रीद बेचे जाते हैं, या मानव अंगों की तस्करी होती है, मानव अंग निकाल के बेच देते हैं, ये सारी चीज़ें अनैतिकता में आती हैं और इन पे नियंत्रण लगाया गया है। इस चीज़ को आप व्यापार का नाम नहीं दे सकते। अब आगे चलते हैं हम। हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 च। अब ये च जो है हमारा, अब च में संपत्ति का अधिकार है। अगर आप ध्यान से देखें तो च में जो संपत्ति का अधिकार है हमारा अब संपत्ति का अधिकार और संपत्ति के अधिकार जो मूल संविधान में था, इसे समाप्त कर दिया गया था, इसलिए हमने पहले व्यापार वाला अनुच्छेद पढ़ा था। अब ये अनुच्छेद 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था कि आपकी संपत्ति आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब सरकार को इस चीज़ से बड़ी दिक्कत आने लगी, समस्या आने लगी विकास करने में, तो अब इसे हटाकर और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में एक नया अध्याय बना दिया गया, अध्याय 4, और अनुच्छेद 300 कैपिटल ए या क में रख दिया गया। और बहुत सारे अनुच्छेद हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अनुच्छेद 31 है, 31 1 2 3 कौन से हटे, क्या क्या प्रावधान है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है और क्यों हटा, अनुसूची 9 से उसका क्या संबंध है, और इंदिरा गांधी के संबंध में जो इंदिरा गांधी के समय में जो कानून बने उस पर क्या क्या हमारे फैसले आए, उनको हम देखेंगे। और ये चीज़ आप ध्यान से सुने तो एक बार हम फिर बता देते हैं। अनुच्छेद 19(1) जो है हमारा, वो 7 जगह बटा है, तो हम उन्हें उपखंड कहेंगे। और अनुच्छेद 19(1) जो है उसमें स्वतंत्रताएं हैं 7 जगह। अनुच्छेद 19(2) से और 19(6) तक ये युक्ति युक्त निर्बंधन है। ये सारे निर्बंधन अनुच्छेद 19(1) पर अध्यारोपित हैं। तो आई होप अगर आपको समझ में आया हो, और किस प्रकार से वीडियो बनानी चाहिए, समझाना चाहिए, मुझे सजेस्ट करें कमेंट में। ऑफलाइन पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, और बहुत सारा चीज़ें हैं, नॉलेज है जो ऑल ओवर इंडिया जाएगी और बच्चों में जाएगी और बढ़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जानते हैं कि लाइक कर देना वीडियो को, और अपने मित्रों में 1-2 मित्रों में उसे शेयर कर देना, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर। और अपना बहुत ध्यान रखें। जय हिंद, भारत माता की जय। और कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसी वीडियो रही। जय हिंद।